हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 और एक ही क्वेश्चन देखने वाले हैं क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा भी आपको समझना है चैप्टर नंबर 6 डिटरमिनेंट्स का कॉमर्स स्ट्रीम क्लास 11 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है किसके अंदर 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 में, वो क्या लिखा देखिए कि विदाउट एक्सपांडिंग इवेलुएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। मतलब डिटरमिनेंट्स जो है इसको आपको इवेलुएट करना है, मतलब फाइंड आउट करना है, डी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन एक चीज़ आपको नहीं करना है, वो है विदाउट एक्सपांडिंग। अब विदाउट एक्सपांडिंग का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? जैसे देखिए 6.1 में जो हमने सम्स किया था, अगर यही सम 6.1 में करना होता तो आप क्या करते थे? बस आप ये वाला जो पैटर्न था जो हमने सीखा था, ये पैटर्न से आप क्या करते थे? सॉल्व करते थे। इसी पैटर्न को एक्सपांडिंग बोला जाता है। तो अब इस बार आपको एक्सपांड नहीं करना है। तो अगर एक्सपांड नहीं करना है तो क्या कोई दूसरा मेथड से करना है? तो नहीं स्टूडेंट्स, दूसरा मेथड नहीं है। हाँ, एक चीज़ है कि ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर से, मतलब इसके अंदर कुछ बहुत से ऐसे रूल्स हैं जहाँ पे आपका जो सोल्यूशन है ईजी हो जाता है। आपको इतना ज़्यादा जो एक्सपांशन में हमने किया था 6.1 में, इतना कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे सम्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब 7 प्रॉपर्टीज़ है ऐसा समझो 6.2 के लिए। लेकिन सारे प्रॉपर्टीज़ अगर मैं आपको समझाऊँ अभी तो आपके लिए बोरिंग हो सकता है। और बहुत सारे ऑपरेशंस भी है यहाँ पे, मतलब प्लस करना, ऐड करना, फिर कॉलम्स, फिर रोज़ क्या करना, रोज़ को कैसा करना, कॉलम्स को कैसा करना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें। अगर उसको समझाऊंगा तो आप शायद से बोर हो सकते हो। इसके लिए मैंने ये सोचा है कि जैसे जैसे सम्स करेंगे वैसे वैसे जो जो प्रॉपर्टी का यूज़ होगा वो प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे, वो ऑपरेशंस करेंगे और फिर आपको समझ में भी आने लगेगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल मतलब डिटरमिनेंट के वर्टिकल लाइन को आप कॉलम्स बोलोगे। जैसे ये फर्स्ट कॉलम है तो C1, ये सेकंड कॉलम है C2 और ये पूरा एक है थर्ड कॉलम C3 पहले क्वेश्चन के लिए। ये 4 कॉलम नहीं हो रहा स्टूडेंट्स, 1 और 1, क्योंकि प्लस करके दिया है तो ये एक है। तो यहाँ पे 3 कॉलम आपको देखने को मिल रहा है। उसी तरह अगर हॉरिजॉन्टली चलोगे आप ऐसा, तो वो फर्स्ट रो रहेगा, ये सेकेंड रो रहेगा और ये थर्ड रो रहेगा। तो 3/3 है तो 3 कॉलम्स और 3 रोज रहेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए कि 6.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं हम 3 सम्स को सॉल्व करने के लिए, वो प्रॉपर्टी आपको मिलता है आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉपर्टी नंबर 3 करके। और वो क्या लिखा देखिए, इसको समझना है स्टूडेंट्स, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या लिखा देखिए, इफ़ एनी 2 रोज, अब एनी का मतलब समझ जाइए चाहे जो 2 रोज और कॉलम्स, मतलब चाहे 2 रोज कोई भी या 2 कॉलम्स कोई भी ऑफ ए डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट है इसका, आर आइडेंटिकल, अगर वो आइडेंटिकल है देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। तब ये पूरे का वैल्यू जो आंसर आएगा ना वो 0 आएगा। इसका मीनिंग देखिए, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया था, अब ये 2 डिटरमिनेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसका ये A1 है, A1 है, A3 है, B1 है, B1 है, B3 है, C1 है, C1 है, C3 है। तो रोज़ के कॉलम की अगर बात करेंगे तो कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जो सेम है, क्योंकि A1 A3 है तो ये B1 B3 है। लेकिन अगर रोज़ की बात करेंगे तो ये A1 B1 C1 है तो ये भी A1 B1 C1 है। हाँ, ये अलग है A3 B3 C3। तो ये 2 रो जो है ये आइडेंटिकल है, मतलब सेम टू सेम है। तो अब अगर ऐसा केस है, अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना, किस मेथड से? एक्सपांडिंग वाले मेथड से, 6.1 वाले मेथड से, तो आपको इसका आंसर 0 ही आने वाला है। तो जब ये चीज़ मैथमेटिशियन ने देख लिया है तो अब हमको क्या करना है, हमको यही फाइंड आउट करना है कि क्या इसके अंदर ऐसा दिख रहा है, और अगर नहीं दिख रहा है तो ऐसा कुछ किया जा सकता है जिसके वजह से कॉलम्स या रोज़ सेम बन पाएंगे, वो चीज़ आपको देखना है। यहाँ पे भी सेम हो रहा है कि ये 2 रो जो देख रहे हो आप ये आइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि 1 - 1 2 पहला रो है, तो दूसरा रो भी वही है 1 - 1 2। तो सिर्फ रो को लेके नहीं स्टूडेंट्स, कॉलम भी अगर सेम रहेंगे तो चाहे पहला दूसरा कॉलम सेम रहे, चाहे दूसरा तीसरा कॉलम सेम रहे, चाहे पहला तीसरा कॉलम सेम रहे, उसी तरह रोज़ को भी है। तो कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर किसी डिटरमिनेंट में इक्वल या आइडेंटिकल आपको दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए कि पूरे के पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 बन रहा है। और ये प्रूव्ड है स्टूडेंट्स। तो ऐसे में आपको क्यों एक्सपांडिंग मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा? यहाँ पे दिख तो नहीं रहा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन इसको बनाया जा सकता है। ये एक नया चीज़ आप सीखने वाले हो कि ऐसा कुछ बनाया भी जा सकता है क्या। जैसे इस केस में ना, इस वाले सम्स में हम इसी को चेंज करके क्या करने वाले मालूम है कि जो थर्ड वाला जो कॉलम है उसको 1 1 1 कर देंगे। अब कैसे करेंगे 1 1 1 ये आपको देखना है। और जब आप 1 1 1 कर दोगे
तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गया है और इसका पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुछ ना करते हुए डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। अब ये देखना है आपको कि ये जो थर्ड कॉलम है जो आपको a प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी दिखाई दे रहा है, ये 1 1 1 कैसे हो जाएगा। एक चीज़ और स्टूडेंट्स की, जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है 6.2 में, क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे b है। तो आपको ये मिस्टेक करेक्ट करना है। तो चलिए हम इसको b समझ के फिर सॉल्व करेंगे। तो ये b हो गया और अब इसको किस तरह सॉल्व करना है वो समझना है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टेप के साथ देखेंगे। चलिए थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है आपका, इसको आपको d एज्यूम करना है कि लेट d इज इक्वल टू दिस। d इक्वल्स टू दिस का मतलब ये है डिटर्मिनेंट, और अब अगर d का वैल्यू तो आपको जो भी मिलेगा इसका मतलब है कि आपको इसका वैल्यू मिल गया। और यहाँ पे एक्सपांशन नहीं कर रहे, मतलब वही जो आपको मैंने पहले बताया। चलिए अब मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ, एक स्टेप लिख रहा हूँ। देखिए एक लाइन लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट कि परफॉर्मिंग, कुछ परफॉर्म करने जा रहा हूँ। इसको समझना है कि क्या परफॉर्म कर रहा हूँ कि C3 जो है कॉलम 3 ये चेंज होगा। ये एरो का मतलब है कि हम चेंज करने जा रहे हैं इसके अंदर C3, और C3 को चेंज कैसे करेंगे, कॉलम 2 को और कॉलम 3 को प्लस करके चेंज करेंगे। आपको सब समझ में आने लगेगा, अभी शुरुआत है स्टूडेंट्स। 6.2 अगर आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ क्या है ये समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि जब आप इतना लिख रहे हो तो इसमें हो क्या रहा है कि कॉलम 3 जो है वो आप चेंज करने जा रहे हो। एरो के पहले जो आप करने जा रहे हो, जो परफॉर्म करने जा रहे हो, वो ये आपका परफॉर्मेंस रहेगा कि आप कॉलम 3 को चेंज करोगे। और किस कंडीशन पे चेंज होएगा, ये कंडीशन पे चेंज होएगा। वो कैसे होएगा मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा ये बोलना है कि अगर कॉलम 3 चेंज हो रहा है, कॉलम 3, तो कॉलम 1 और कॉलम 2 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको ये दोनों सेम लिखना है। जैसे इक्वल का साइन लिखा, आपने ये वर्टिकल लाइंस बनाया। कॉलम 1 को एज इट इज़ आप लिख दीजिए, कॉलम 2 को एज इट इज़ आप लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि कॉलम 3 चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, कॉलम 3। तो अगर कॉलम 3 चेंज हो रहा है तो कॉलम 1 और कॉलम 2 कभी नहीं चेंज होगा, वो आपको एज इट इज़ लिखना है। अब आपका कॉलम 3 कैसे चेंज हो रहा है, देखिए आप चेंज कैसे कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप कैसा चेंज कर रहे हो। आपको यहाँ पे आइडेंटिकल बनाना है। यहाँ पे B है, C है, A नहीं है। यहाँ पे C है, A है, B नहीं है। देखिए यहाँ पे B है, C है, A नहीं है। यहाँ पे C है, A है, B नहीं है। यहाँ पे A है, B है, C नहीं है। अगर यहाँ पे A होता तो ये A प्लस B प्लस C होता। अगर यहाँ पे B होता तो ये A प्लस B प्लस C होता। और अगर यहाँ पे C होता तो ये A प्लस B प्लस C होता। मतलब ये A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C बन जाता। अगर यहाँ पे A मिसिंग होता, यहाँ पे A होता तो, यहाँ पे B होता तो, यहाँ पे C होता तो। और वो चीज़ नहीं है और इसीलिए वो हम कर भी रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करें, इसके अंदर, ये कॉलम के अंदर, कॉलम 3 के अंदर, कॉलम 3 के साथ अगर हम प्लस कर देते हैं कॉलम 2 को, इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे B प्लस C है, B प्लस C है, इसमें A ऐड हो जाएगा तो A प्लस B प्लस C हो जाएगा। यहाँ पे C प्लस A है, इसमें B ऐड हो जाएगा तो उसका मीनिंग तो वही हो जाएगा, अरेंज करेंगे तो A प्लस B प्लस C। यहाँ पे A प्लस B है, C ऐड हो जाएगा तो ये भी बन जाएगा A प्लस B प्लस C। तो तीनों A प्लस B प्लस C प्लस A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C हो तो रहा है, लेकिन वो अभी भी आइडेंटिकल नहीं हो रहा है। पर वो कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि ये कॉलम को और ये कॉलम को ऐड करके जो रिजल्ट आ रहा है वो कॉलम 3 में लिख रहे हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, कॉलम 2 को और कॉलम 3 को ऐड कर रहे हैं और उसका रिजल्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। तो चलिए उसका रिजल्ट यहाँ पे लिखते हैं। रिजल्ट क्या मिलेगा, A प्लस B प्लस C यहाँ पे मिलेगा, A प्लस B प्लस C आपको यहाँ पे मिलेगा और A प्लस B प्लस C यहाँ पे मिलेगा। तो अब आपका जो डिटर्मिनेंट है इससे ऐसा बन गया। अब एक चीज़ जो अब यहाँ पे सीखना, अब देखिए कुछ आपने सीखा कि हाँ हम कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, उसी तरह रो को भी आप ऐड कर सकते हो। तो एक ये नया ऑपरेशन आपने समझा कि कॉलम्स को ऐड किया जाता है किसके अंदर, डिटर्मिनेंट्स में। एटलीस्ट 6.2 में आपको ये चीज़ समझ में है। दूसरा, अब आप एक चीज़ और क्या सीखने वाले हो, अभी जो थर्ड कॉलम है यहाँ पे A प्लस B प्लस C है, यहाँ पे भी A प्लस B प्लस C है, यहाँ पे भी A प्लस B प्लस C है। इन तीनों A प्लस B प्लस C को कॉमन मान के एक करके निकाला जा सकता है बाहर। देखिए कैसे, आपको क्या करना है कि A प्लस B प्लस C को बाहर निकालना है। इसके लिए आपको ये स्टेटमेंट लिखना है कि टेकिंग A प्लस B प्लस C कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। ये है कॉलम 3। तो जब आप A प्लस B प्लस C को कॉमन निकालोगे इसमें से, तो आप लिखोगे कैसा, आप ये इक्वल का साइन लिखोगे और ये वर्टिकल लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा दूर, और जो A प्लस B प्लस C तीनों को मिला के जो कॉमन निकला है वो एक बार यहाँ पे आएगा। इसका मीनिंग है मल्टीप्लीकेशन स्टूडेंट्स, तीनों उसके साथ।
अब अगर ये a प्लस बी प्लस सी थर्ड वाले कॉलम से बाहर आया है, इससे ये भी आ गया बाहर, इधर है, ये भी बाहर आया, इधर है, ये भी बाहर आया, इधर है, 3 टाइम बाहर नहीं आएगा स्टूडेंट्स। एक बार आने का मतलब वो तीनों से मल्टीप्लाई हुआ है, तो एक टाइम बाहर आ गया, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा ना, तो कुछ नहीं बचा मतलब मल्टीप्लिकेशन है तो 1 बचेगा, क्योंकि वापस से a प्लस बी प्लस सी को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, आपको ये समझना है 1 1 1। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे फिर से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा। तो आपने किया क्या, कॉलम 3 में से a प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाला और उसको ऐसा लिखा, और इसलिए वहाँ पे बचा 1 1 1। उसके बाद जो कॉलम 1 और कॉलम 2 था उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो एज इट इज़ रहेगा 1 1 1 यहाँ पे और a b c यहाँ पे। और अब अगर आप देखते हो तो इस डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम ऐसा है जो सेम बन चुका है, और अब इसका पूरे का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये ऑपरेशन आप समझिए, ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉमन निकालना, ये क्या कर रही है आप समझिए कि आप ऐसा अगर कोई चीज़ सेम है तो आप ऐसा बाहर निकाल सकते हो कॉमन, आप 2 कॉलम को ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़, ऐसे बहुत सारी चीज़ आप 6.2 में सीखने वाले हो। तो चलिए अब इतना होने के बाद आपको इसका वैल्यू 0 लिखना है, तो आप लिखोगे विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई 0। अब 0 लिखने के बाद आपको बताना पड़ेगा आपने 0 क्यों लिखा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि सिंस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। तो जब 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल होता है कोई भी, तो उस पूरे डिटरमिनेंट का आंसर 0 आता है, और इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा 0। अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी को भी अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 0 आ जाएगा पूरा का पूरा। इसका मतलब है कि d का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा 0, और इस तरह आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखने में नहीं दिख रहा था कि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है, लेकिन कुछ करने से, कुछ ऑपरेशन करने से आपको पता चला कि आप कॉलम को सेम कर पाए, और जब आइडेंटिकल कॉलम बन गया तो आप प्रॉपर्टी का हेल्प से आपने उसकी जगह पे 0 समझ के पूरा वैल्यू निकाल लिया। तो इस तरह करना स्टूडेंट्स, बने रहिए स्टूडेंट्स, आपको ज़रूर समझ में आएगा। धीरे धीरे शुरुआत है, आपको थोड़ा सा इतने अच्छे से नहीं समझेगा, प्रैक्टिस करते रहिए। 6.2 का पूरा जब वीडियोस आप ख़त्म कर लोगे धीरे धीरे तो आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा, और इसका हेल्प आपको नेक्स्ट ईयर 12th में मैट्रिसेस करके एक लेसन है उसमें सॉल्व करने को हेल्प होएगा मतलब। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या फिर से वही करना है कि एक्सपांशन नहीं करना है, एक्सपांडिंग नहीं करना है, और आपको डी का वैल्यू निकालना है। तो फिर से आपका अजम्पशन रहेगा कि लेट डी इज इक्वल टू दिस। अब देखिए यहाँ पे फिर से आपको ढूंढना है कि क्या कोई कॉलम या कोई रो फिर से सेम बन सकता है क्या, ऐसा आपको सर्च करना है स्टूडेंट्स, आपको समझना है। जैसे मैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली बताने जा रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं थोड़ा इस तरह लिख रहा हूँ, थोड़ा सा दूर करके लिख रहा हूँ, 2 5 6 x, यहाँ पे देखिए 2 5 6 x, 3 6 9 x और 4 8 12 x, और इसके प्लेस पे देखिए थोड़ा सा चेंज करके मैं क्या लिख रहा हूँ आप समझने की कोशिश करिए। मैंने लिखा 3x इंटू 2, 3x इंटू 3 और 3x इंटू 4। तो 3x 2 ज़ा 6x हो जाएगा, 3x 3 ज़ा 9x हो जाएगा, और 3x 4 ज़ा 12x हो जाएगा। लेकिन 3x और 3x और 3x इसको अगर आप नहीं देखते हो तो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है जो यहाँ पे है। इसका मतलब अगर ये नहीं हो यहाँ पे तो जो यहाँ पे बचता है वो और मतलब थर्ड रो और फर्स्ट रो आइडेंटिकल बन जाएगा, और अगर ये 2 रो आइडेंटिकल बना मतलब अंदर वाला जो डिटरमिनेंट है वो 0 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको हर थर्ड रो में से, हर मतलब एक ही थर्ड रो है, थर्ड रो के 3 मतलब ऐसा समझिए कि थर्ड रो में से आपको 3x को बाहर निकालना है। तो आप लिखोगे ऐसा कि टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम R3, तो ये R3 है, इसमें से आपको 3x को बाहर निकालना है। तो जैसे पीछे a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला था कॉलम में से, यहाँ पे रो में से आप 3x को कॉमन निकाल रहे हो, तो फिर लिखोगे ऐसा, आप इक्वल का साइन लिखोगे, वर्टिकल लाइन बनाया, और जो 3x आप कॉमन निकाल रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। और सिंस R3 में से, रो 3 में से आप 3x को निकाल रहे हो बाहर, तो रो 1 और रो 1 पे, रो 2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो फर्स्ट रो आपका सेम रहेगा और सेकेंड रो भी आपका सेम रहेगा। तो आपको ये दोनों को सेम लिखना है, 2 3 4 और 5 6 8। और इसमें सिंस 3x आपने बाहर निकाल दिया है तो 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 3 4।
तो अब अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल बन चुका है। तो इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 3x इंटू 0। और रीज़न क्या दे दिया कि सिंस R1 फर्स्ट रो एंड R3 थर्ड रो आर आइडेंटिकल, और फिर अगर ऐसा है तो d का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 0 मिल जाएगा। और इस तरह आपको सॉल्व करना है। देखिए इस तरह ईजी है, ईजी ही है, आपको सिर्फ शुरुआत है, इसके लिए आपको थोड़ा सा परेशानी आएगा, लेकिन वन टाइम ऐसा भी आएगा कि जब आप स्मार्ट बन जाओगे ऐसे सम्स को सॉल्व करने में। चलिए एक क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। तो ये है थर्ड क्वेश्चन, और यहाँ पे फिर से आपको समझना है कि क्या चीज़ कॉमन निकाला जा सकता है कि रो या कॉलम सेम बन जाएगा। सबसे पहले तो हम अज्यूम करेंगे कि ये डी है। चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट वाला कॉलम 1 है, सेकेंड वाला कॉलम 2 है और थर्ड वाला कॉलम 3 है। अब सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 7 लिखा है सेकेंड कॉलम में, 8 लिखा है सेकेंड कॉलम में, 9 लिखा है सेकेंड कॉलम में, अगर इसके जगह पे अगर 63 होता, 72 होता और 81 होता इन केस, और आप 65 में से 63 माइनस करते आपको 2 मिलता, 75 में से 72 माइनस करते आपको 3 मिलता, और 86 में से 81 माइनस करते आपको 5 मिलता। और ये 2 और ये 3 और ये 5 आप देखोगे तो आपको कॉलम नंबर 1 में भी दिख रहा है। मतलब कॉलम 3 में से अगर आप कॉलम 2 को माइनस करते, कब? जब कॉलम 2 63, 72, 81 होता, तो जो वैल्यू आपको कॉलम 3 में मिलता था वो वैल्यू आइडेंटिकल बन जाता था कॉलम 1 के साथ। लेकिन 63, 72, 81 होने के बाद, पर यह है तो 7, है तो 8 और है तो 9, तो मैंने 63, 72, 81 कैसे लिख दिया स्टूडेंट्स? तो देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ सोचना है, सोचना ज़रूर पड़ेगा स्टूडेंट्स, अपने आप नहीं होगा, सबको रिलेट करना है, कुछ तो आपको ज़रूर मिल जाएगा क्लू। जैसे अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको भी, 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको भी, और 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको भी, तो 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72 और 9 9 ज़ा 81। तो कॉलम 2 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा 63, 72 और 81। और फिर कॉलम 3 में से ये कंडीशन पे अगर आप माइनस कर देते हो, जैसे देखिए कॉलम 3 है 65, आप माइनस करोगे 9 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2 7, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा? 9 7 ज़ा 63, तो 65 माइनस 63 आपको मिलेगा 2। तो आपने जो माइनस किया, देखिए कॉलम 3 में से आप माइनस करोगे 9 इंटू कॉलम 2। हर जगह पे वही हो रहा है कि हर कॉलम 3 का जो एलिमेंट है उसमें से हर कॉलम 2 का जो एलिमेंट है 9 टाइम मल्टीप्लाई होने के बाद ही माइनस हो रहा है। और इसीलिए जब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमारा स्टेटमेंट देखिए कैसा आएगा कि परफॉर्मिंग, आप परफॉर्म कर रहे हो, और क्या परफॉर्म कर रहे हो कि C3 आपका चेंज होने वाला है, कॉलम 3 आपका चेंज होने वाला है। लेकिन कैसा चेंज होएगा? आप कॉलम 3 में से माइनस करोगे डायरेक्टली कॉलम 2 नहीं, 9 टाइम कॉलम 2, तो 9 7 से 63 समझा जाएगा, फिर 65 में से 63 माइनस होएगा तो वो यहाँ पे आंसर आएगा। तो ये जो भी मैंने आपको बताया ये सब सीख रहे हो आप स्टूडेंट्स कि हाँ ऐसा होता है इसके अंदर, डिटर्मिनेंट्स के अंदर, कि किसी कॉलम को आप किसी एक नंबर, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर उसको आप किसी दूसरे कॉलम में से माइनस कर सकते हो। ये भी एक रूल आपको समझना है। तो ये जो ऑपरेशन यहाँ पे देख रहे हो कि परफॉर्मिंग कॉलम 3, परफॉर्मिंग आप परफॉर्म कर रहे हो क्या कि कॉलम 3 चेंज कर रहे हो, कैसा कि कॉलम 3 माइनस 9 टाइम कॉलम 2। तो अब आपको क्या करना है, सिंस आप कॉलम 3 चेंज कर रहे हो, ये नहीं रहेगा स्टूडेंट्स, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सिंस आपका कॉलम 3 चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, तो आपको बाकी के जो 2 कॉलम है वो सेम लिखना है। तो आप इक्वल का साइन लिखोगे, आप ये साइन बनाओगे, और आप कॉलम 1 को और कॉलम 2 को आपको एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि आप कॉलम 3 चेंज कर रहे हो, और आप कॉलम 3 चेंज करोगे तो सिर्फ कॉलम 3 ही चेंज होगा। और 3 जो चेंज हो रहा है आपका कॉलम, वो इस कंडीशन पे चेंज हो रहा है कि आप कॉलम 3 में से फिलहाल जो कॉलम 3 65 है उसमें से आप माइनस करोगे 9 टाइम कॉलम 2, तो सबका 9 टाइम आपने देखा 63, 72 और 81 हो रहा है। तो 65 में से 63 माइनस करोगे आपको 2 मिलेगा, 75 में से 72 माइनस करोगे आपको 3 मिलेगा, 86 में से 81 माइनस करोगे आपको 5 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2, 3 और 5। और इतना देखने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि ये 2 कॉलम ऐसा है जो आइडेंटिकल बन चुका है, और फिर हम लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू डायरेक्टली 0, और रीज़न लिख देंगे कि सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, और फिर देयरफॉर D का वैल्यू जो है आपको मिल जाता है 0।
तो बस इतना ही करना था स्टूडेंट्स। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, 2-3 क्वेश्चन हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में, और कुछ आपने सीखा है इसके अंदर, ये मैं समझ रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके 6.2 के आगे के सम्स होंगे आप काफ़ी कुछ समझ जाओगे और आपको ईजी भी लगने लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।